नमस्ते दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक और मशहूर अपराधियों में से एक ऐसा इंसान जिसने डर और पैसों दोनों से पूरी एक देश को हिला डाला। उसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। Pablo Escobar, the Colombian drug king. One of the richest men in the world, Pablo Escobar. Pablo Escobar and a lot of Escobar in the Medellin cartel. Pablo Emilio Escobar Gaviria. बचपन में छोटे मोटे इलीगल एक्टिविटीज से शुरू करके 1970s और 80s में कोलंबिया से लेकर अमेरिका तक हर जगह इसके ड्रग्स का नेटवर्क फैला हुआ था। पाब्लो एस्कोबार उस समय के सबसे बड़ा ड्रग सिंडिकेट मेडेलिन कार्टेल का लीडर था, जो दुनिया की लगभग 80% कोकेन सप्लाई को कंट्रोल करता था। कहा जाता है कि हर हफ्ते उसका ये कार्टेल $420 मिलियन अबाउट 3,500 करोड़ तक का कोकेन बेचता था। सिर्फ अमेरिका में हर महीने इस कार्टेल के द्वारा लगभग 70 से 80 टन कोकेन सप्लाई किया जाता था। इसने पाब्लो एस्कोबार को वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बना दिया था। 1987 से 1993 लगातार 7 सालों तक पाब्लो एस्कोबार का नाम फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में आता रहा और ईयर 1989 में वो 7th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। उसके पास इतने पैसे थे कि वो गिन भी नहीं सकता था। पैसों के बंडल्स खेतों में, जंगलों में और गोदामों में रखा जाता था। इतनी कैश कि सिर्फ उन्हें बांधने के लिए रबर बैंड खरीदने में ही हजारों डॉलर्स का खर्च हो जाता था। पाब्लो एस्कोबार अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए लकड़ी नहीं थी तो डॉलर के बंडलों को ही जला दिया। उसके भाई रॉबर्ट एस्कोबार ने अपनी किताब द अकाउंटेंट्स स्टोरी में लिखा है कि हर साल लगभग 10% पैसे चूहे के खाने और मॉइस्चर से ही खराब हो जाते थे। पाब्लो एस्कोबार अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करता था, प्लाटा ओ प्लोमो। Plata o plomo. यानी सिल्वर और लेड, मतलब रिश्वत लो या मौत के लिए तैयार रहो। इससे उसने कई पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने अंडर कर लिया और जो नहीं मानता उन्हें गोली मार दिया जाता था। एक इंग्लिश हिस्टोरियन और राइटर लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति के पास पावर आती है वैसे ही वो भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है, और अगर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पाब्लो एस्कोबार के साथ। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ी उसने लॉज, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी की परवाह कम कर दी और उसकी एक्सट्रीम वायलेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसके डाउनफॉल की कारण बनती। एक तरफ ये ड्रग माफिया और क्रिमिनल का चेहरा और वही दूसरी तरफ गरीबों के बीच रॉबिन हुड का फिगर। तो आइए जानते हैं पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 80% of the cocaine was being sent by Pablo Escobar in the Medellin cartel. Pablo Escobar and a lot of his associates, they were known as the emerging class, the new people, the new money. Pablo never had charm, he had power. Le gustaban los carros, no manejaba bien, estrellaba cada rato. Medellin cartel with Pablo Escobar. 1 दिसंबर 1949 कोलंबिया के एंटीओकिया डिपार्टमेंट के एक छोटे शहर रियो निग्रो में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का का जन्म होता है, पाब्लो एमिलो एस्कोबार गाविरिया। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक प्राइमरी स्कूल टीचर। पाब्लो अपने 7 भाई बहनों में से तीसरा था। आपको बता दूं कि जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं उसी तरह कोलंबिया में डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये एंटीओकिया डिपार्टमेंट कोलंबिया के 32 डिपार्टमेंट्स में से एक है। कुछ दिन बाद ये फैमिली रियो निग्रो के बगल के सिटी मेडेलिन, जो एंटीओकिया डिपार्टमेंट का कैपिटल भी था, उसमें शिफ्ट हो जाती है। फैमिली बड़ी थी और इनकम कम, तो जाहिर सी बात है पैसों की कमी तो होनी ही थी। ऐसे फैमिली कंडीशंस में एक बच्चे की सोच जाहिर सी बात है पैसे कमाने की होगी, लेकिन पाब्लो एस्कोबार में ये इच्छा कुछ ज्यादा ही थी। वह किसी भी शॉर्टकट तरीके से ज्यादा पैसे कमाने का सपना देखने लगा, इसलिए उसने कम उम्र में ही छोटे छोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भाग लेना शुरू कर दिया, जैसे टॉम स्टोन्स को चुरा कर बेचना, फेक डिप्लोमास डिग्री और लॉटरी टिकट्स बेचना और छोटी चीजों जैसे सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग करना एक्सेट्रा। 1966 में लगभग 17 साल की उम्र में एस्कोबार ने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया, लेकिन 2 साल बाद यानी 1968 में फिर उसको पढ़ने का मन किया तो अपने कजन गुस्तावो गाविरिया के साथ फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया। ये वही समय था जब पाब्लो और गुस्तावो ने मेडेलिन के सड़कों पर बहुत समय बिताया। यहाँ पे वे सड़क की जिंदगी के रूल्स, गरीबी, छोटे अपराध, झगड़े और लोकल गैंग्स का अनुभव किया। उनके बिहेवियर के कारण स्कूल में टीचर्स और लोग उन्हें गुंडे या बदमाश जैसे देखते थे। दोनों ने एक से कुछ अधिक साल तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़। समय बाद
पैब्लो के मन में फिर से पढ़ने की इच्छा जागी, इसलिए उसने फेक हाई स्कूल डिप्लोमा डिग्री से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस बार उसका एम क्रिमिनल लॉयर, फिर पॉलिटिक्स में और फिर एट लास्ट प्रेसिडेंट बनने का। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसे ये कॉलेज भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह पैसे कमाने के लिए वह पूरी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंगेज हो गया। उसने छोटे मोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज से अब वन स्टेप अहेड उसने अपने कजन गुस्तावो के साथ एक गैंग बनाई जो कार चोरी करती थी और फिर उसे बेच देती थी या उसके पार्ट्स की धंधा करती थी। इसी के साथ पैब्लो एस्कोबार अब किडनैपिंग करता और उसके बाद रैंसम या फिरौती मांगता। इससे धीरे धीरे उसकी एज ए गैंगस्टर या क्रिमिनल पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। वह और भी फेमस हो गया जब उसने 1971 में एक बड़े बिजनेसमैन डिएगो एचवेरिया को किडनैप किया और $50,000 की फिरौती मांगी। लेकिन फिरौती मिलने के बाद भी उसने इस बिजनेसमैन को मार दिया अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेशन में। 1970s के शुरुआत में ही कोलंबिया में मारिजुआना यानी गांजा की तस्करी बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि अमेरिका और इंटरनेशनल मार्केट में मारिजुआना की मांग बहुत बढ़ रही थी। इसलिए पैब्लो एस्कोबार अब गांजा की स्मगलिंग शुरू करता है। कोलंबिया उस समय गांजा का मेन प्रोडक्शन सेंटर था। कोलंबिया के इलाके जैसे सीरिया, नवाडा और उराबा में इसका प्रोडक्शन किया जाता था। फिर इसे बनाना शिपमेंट्स छोटे नावों और हवाई जहाजों के जरिए कैरेबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका ले जाया जाता। कैरेबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका ट्रांसशिपमेंट्स हब की तरह काम करती थी। फिर यहाँ से गांजा को साउथ फ्लोरिडा और मेजर ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स और हब से यूएस में पहुँचाया जाता। फिर वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। इससे पैब्लो ने बहुत पैसे कमाए। इसी पैसे और स्मगलिंग एक्सपीरियंस से शुरुआत होती है पैब्लो एस्कोबार की कोकेन ट्रेडिंग। 1960s में कोलंबिया से कोकेन ट्रेड कोई खास रूप से नहीं होती थी। उस समय कोलंबिया में मैरिजुआना ट्रेडिंग डोमिनेटिंग थी और उस समय जो इंटरनेशनल कोकेन ट्रेड को डोमिनेट करती थी वो कंट्रीज थी अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली। कोका प्लांट का प्रोडक्शन साउथ अमेरिका के एंडेन रीजन स्पेशली बोलिविया और पेरू में किया जाता था। फिर एंडियन माउंटेन के प्रोसेसिंग लैब्स में ही कोका लीव से कोका पेस्ट बनाया जाता। फिर इस क्रूड कोकेन को बाय रोड्स और स्मॉल प्लेन से नियर पोर्ट्स या बॉर्डर टाउन्स में भेजा जाता, जैसे वल्पराइजो चिली, ब्यूनस आयरिस अर्जेंटीना या ब्राजील का रियो डी जनेरियो में भेजा जाता। फिर यहाँ से प्रोडक्ट्स को फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स और अदर ट्रांसपोर्ट डेस्टिनेशंस में ट्रांसपोर्ट किया जाता। लेकिन साल 1973 में चिली में मिलिट्री कूप सोशलिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है, जिससे अब न्यू मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर पूरा देश कड़ी निगरानी के अंदर आ जाता है, जिससे कई ड्रग ट्रैफिकर्स अरेस्ट होने लगे और जो चिली का ट्रांसपोर्टेशन कोकेन रूट था वो भी अब रिस्की हो गया था। ट्रैफिकर्स नया ट्रांजिट कंट्री के तलाश में थे जिसका लोकेशन स्मगलिंग के लिए फिट बैठे। ऐसे में उनको मिला कोलंबिया। कोलंबिया की गांजा और कॉन्ट्राबैंड की स्मगलिंग हिस्ट्री और बेस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन कोकेन स्मगलिंग के लिए बिल्कुल सही बैठ रहा था। इससे जितने भी चिली के ड्रग ट्रैफिकर्स थे वो अपना कारोबार कोलंबिया में सेटअप कर लेते हैं। मिड 1970s में अमेरिका में कोकेन बूम देखने को मिला, स्पेशली इन मियामी, लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क सिटी में। इन सिटीज में कोकेन डिमांड बहुत बढ़ गई थी क्योंकि कोकेन को लग्जरी ड्रग की तरह देखा जा रहा था, जिसे सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और रिच लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लग्जरी चीजों का क्या ही डिमांड होता है। इसका डिमांड और इससे होने वाली प्रॉफिट से जो कोलंबिया के स्मगलर्स थे वो बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हीं में एक था पाब्लो एस्कोबार। कोकेन का यह था कि ये बाकी चीजों जैसे गांजा के कंपैरिजन में इजी टू ट्रांसपोर्ट था और इसमें हाई प्रॉफिट था। शुरुआत में पाब्लो अपने कजन गुस्तावो और लोकल स्मगलर्स और ट्रांसपोर्टर्स के साथ स्मॉल स्केल में कोकेन ट्रेड का शुरुआत किया, लेकिन ईयर 1976 को जब पैब्लो इक्वाडोर से आ रहा था तब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसके कार के स्पेयर टायर में लगभग 39 केजी कोकेन बरामद होता है। अब पाब्लो पर ड्रग ट्रैफिकिंग का चार्ज लगता है, लेकिन वह जल्द ही जेल से छूट जाता है क्योंकि उसने जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और कोर्ट ऑफिशियल्स को या तो घूस या धमकी देके केस को खत्म करवा दिया था। इसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स पाब्लो को गिरफ्तार किए थे उनको वह मरवा देता है। 1976 के बाद पैब्लो कोलैबोरेट करता है थोड़ा बड़े स्मगलर्स और ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ ताकि कोकेन ट्रेड को लार्ज स्केल में किया जा सके और आगे चल के यही ट्रैफिकर्स का ग्रुप कहलाती है मेडेलिन कार्टेल। मेडेलिन कार्टेल के अगर मेंबर्स की बात करें तो उसमें पहला था पाब्लो एस्कोबार जो इस कार्टेल का लीडर था। दूसरा गुस्तावो गैविरिया जो पाब्लो एस्कोबार के कजन होने के साथ इसका राइट हैंड था। ये कार्टेल के फाइनेंसेस, ट्रेड रूट्स को मैनेज और प्लान करता था। इसको पाब्लो के बाद कार्टेल का कमांडर माना जाता था। तीसरा है जोस गोंजालो रॉड्रिगेज। ये कंट्रोल करता था कोका फार्म्स और प्रोसेसिंग लैब्स को और इसी के साथ ये प्राइवेट आर्मी का हेड था जो कार्टेल के लिए सिक्योरिटी और
असैसिनेशन प्लान करता था। चौथे हैं ओचोवा ब्रदर्स। इसमें 3 भाई थे। इनका अपना फैमिली बिजनेस था, हॉर्स ब्रीडिंग और कैटल फार्मिंग का। वे कार्टेल के लिए फिनांसर्स, ट्रांसपोर्ट प्लानर्स और बिजनेस मैनेजर थे। और अब कार्टेल का 5वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर था कार्लोस लेडर। ये कार्टेल का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट था। इसने बहामास के नॉर्मन्स के आइलैंड में लार्ज प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस एरिया में लग्जरी हाउसेस और रनवेज भी बनवाए। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड गार्ड्स और रडार भी था। ये मेडेलिन कार्टेल के लिए मेजर ट्रांसशिपमेंट हब था, यानी कोलंबिया से पहले कोकेन यहाँ आता था और फिर यहाँ से फिर यूएसए में इंटर करता था। जैसे जैसे कोकेन का डिमांड बढ़ रहा था, वैसे वैसे इसे स्मगल करने के लिए मेडेलिन कार्टेल के द्वारा नए नए रूट्स और टेक्निक्स अपनाए जा रहे थे। इससे कार्टेल की कमाई हद से ज्यादा बढ़ गई और इसी के साथ साथ इसके मेंबर्स की वेल्थ आसमान छूने लगी। ये कार्टेल कोकेन ग्लोबल मार्केट में 80% से ज्यादा कोकेन सप्लाई करती थी। इस कार्टेल की मंथली इनकम रफली 1.6 बिलियन डॉलर्स थी। इनके पास इतने पैसे थे कि इन्होंने इसे काउंट करना ही बंद कर दिया और वो इसे किलो के भाव में तौलते थे। इन पैसों को जंगल्स में, बंकर्स में और खेतों में छिपा के रखते थे। पैब्लो की एस्टिमेटेड नेटवर्थ 25 to 30 बिलियन डॉलर्स की थी, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेटा हमें नहीं पता। पैब्लो इस कमाई की वजह से वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड था। एक बार उसके बेटे ने उससे पूछा कि आपके पास कितना पैसा है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। And I asked him how much money do you have, and he told me I don't know. I really don't want to count that. पैब्लो के पास खुद का एयरपोर्ट, ना जाने कितने मैंसन्स, सैकड़ों गाड़ियां और खुद की प्राइवेट जू था, जिसमें दुनिया भर से 1000 से ज्यादा जानवर लाए गए थे। Yeah, we have our own airport and also more than 10 houses, more than 100 vehicles for us and for the guests, and more than 1000 animals from all over the world. पैब्लो का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी था, क्योंकि वो बचपन से ही प्रेसिडेंट बनना चाहता था। इसी इंटरेस्ट के साथ पैब्लो को 1982 में कोलंबियन कांग्रेस में लिबरल पार्टी से अल्टरनेट मेंबर के पोस्ट के लिए चुना गया, लेकिन मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस रॉड्रिगो लारा बोनीला कांग्रेस में सबके सामने एस्कोबार केस के क्रिमिनल बैकग्राउंड के कारण इसे एक्सपोज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट 1984 में पैब्लो को लिबरल पार्टी के साथ साथ कांग्रेस से भी बाहर निकाल दिया जाता है। रिटेलिएशन में उसने सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस को मरवा दिया। पैब्लो को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यहाँ तक कि जब वो अपने फैमिली के साथ भी गेम खेलता था और जब वह हारने लगता तब वह चीटिंग करके जीत जाता था। Well, he didn't want to lose. He was always cheating, even to me or to my mom, to everybody. He didn't want to lose at all. उसका जो वो पॉलिसी था प्लाटा ओ प्लोमो, उससे वह ऑफिशियल्स को घूस देता था और जो नहीं मानता उसे मरवा देता था। उसने ना जाने कितने पुलिस ऑफिसर्स को मरवाया था और कितने लोगों को। पैब्लो की वायलेंस और इसके यूएसए में बढ़ती कोकेन इन्फ्लुएंस के कारण ये यूएस गवर्नमेंट के नजर में आता है। ऐसा भी नहीं है कि कोलंबिया में सिर्फ मेडेलिन कार्टेल ही थी, इसके अलावा एक और ड्रग कार्टेल थी, कली कार्टेल। शुरुआत में दोनों कार्टेल के बीच अलायंस अच्छे थे। उन्होंने कोकेन सप्लाई के लिए एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, लेकिन जब पैब्लो का गवर्नमेंट के खिलाफ बॉम्बिंग, असैसिनेशंस और अटैक्स बढ़ने लगा, इससे ज्यादा पुलिस प्रेशर ट्रैफिकर्स पर पड़ने लगा। इससे कली कार्टेल के लीडर जो थे वो गुस्सा हो जाते हैं और कुछ इंटरनल रीजंस के कारण दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, जिससे पैब्लो का एक स्ट्रॉन्ग राइवल कली कार्टेल भी बन गया था। लुइस कार्लोस गैलिन, जो लिबरल पार्टी के लीडर थे, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़ा हुए और उन्होंने वादा किया कि प्रेसिडेंट बनने के बाद जितने भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं कोलंबिया में, उन्हें यूएस को सौंप दिया जाएगा। इनका इलेक्शन में जीतने का चांस भी था, इसलिए पैब्लो को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वह इनको मरवा देता है। अब लिबरल पार्टी के तरफ से नए कैंडिडेट बनते हैं सीजर गवेरिया। इनका भी आइडियोलॉजी सेम था, इसलिए पैब्लो इनको मरवाने के लिए एवियाना फ्लाइट 203 में बॉम्ब प्लांट करता है, लेकिन बाय चांस सीजर गवेरिया इस फ्लाइट को मिस कर जाते हैं। लेकिन ब्लास्ट में सभी 107 लोग मारे गए, उसमें अमेरिकन सिटीजन्स भी थे। इस वजह से यूएस गवर्नमेंट पैब्लो के मैटर में डायरेक्टली इंटरवेन करना शुरू कर देती है। वही दूसरी तरफ सीजर गवेरिया 1989 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब सीजर गवेरिया की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से एस्कोबार और उसके कार्टेल के अगेंस्ट हो जाती है और उससे नेगोशिएट करके उसे सरेंडर और उसे क्रिमिनल एक्टिविटीज रोकने को बोलती है। इन रिटर्न उसे कम सजा और जैसा वो स्पेशल और लग्जरियस ट्रीटमेंट चाहे वैसा उसे देने का वादा किया जाता है। 1990
1991 में पैब्लो सरेंडर कर देता This है, morning are calling the surrender of trafficker Pablo Escobar a major victory in the war on drugs. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको गवर्नमेंट जेल में भेजा गया था। उसने खुद के लिए एक लग्जरियस प्राइवेट जेल बनवाया। उसका नाम था ला कैथेड्रल। इस जेल में ऐशो आराम की हर वो एक चीज थी जो एक नॉर्मल आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता था, जैसे फुटबॉल पिच, बार, वाटरफॉल, जैकुजी, एक बड़ा डॉल हाउस और भी बहुत कुछ। मतलब वह जेल में भी राजा की तरह रह रहा था। लेकिन पैब्लो की क्रिमिनल एक्टिविटीज अभी शुरू थे। उसने ला कैथेड्रल जेल में ही अपने 2 एसोसिएट्स को टॉर्चर करके मार डाला। ये सब सुन के प्रेसिडेंट सीजर गवेरिया डिसाइड करते हैं कि पैब्लो को सच में हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर करना चाहिए। जब पुलिस उसको लेने जाते हैं तब पैब्लो वहाँ से अपने ही जेल से भाग चुका था। Pablo Escobar was king of kings in the Colombian worldwide cocaine business, but tonight he is out of prison again after a bizarre showdown between his guards and government security agents. जाहिर सा बात है कि पैब्लो जेल बनवाया था तो उसको भागने का रास्ता मालूम था। उसका भाग जाना प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने सोचा कि भाड़ में गई ये पीस ट्रीटी, अब हमें पैब्लो एस्कोबार जिंदा या मुर्दा चाहिए। तो उसे ढूंढने के लिए तुरंत सर्च ब्लॉक नाम की यूनिट बनाई गई। अब पैब्लो को ढूंढने में सभी लोग लगे हुए थे। ये सर्च ब्लॉक यूएस फोर्सेस और लॉस्ट पिप्स, ये लॉस्ट पिप्स ग्रुप था पैब्लो के सभी दुश्मनों का, जैसे कली कार्टेल और वह लोगों का जिसको वह नुकसान पहुंचाया था। पैब्लो अपनी फैमिली को दूसरे देश जाने को बोलता है, लेकिन कोई भी देश उसके फैमिली को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी और इन्हें खतरा था लॉस्ट पिप्स से। इसलिए इन्हें कोलंबियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है और इन्हें बगोटा के एक सेफ हाउस में रखा जाता है कि अगर पैब्लो इनसे अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो उसका लोकेशन पता चल सके। पैब्लो लगभग 16 महीनों तक छिपा रहा। 2 नवंबर 1993 पैब्लो के बर्थडे के जस्ट एक दिन बाद वह अपने बेटे जॉन पैब्लो को लगभग 5 से 7 बार कॉल करता है, लेकिन फोन तो टैप्ड था। उसका बेटा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार कॉल को रख रहा था, लेकिन पैब्लो कॉल करके आलतू फालतू बातें किए जा रहा था, मानो वह चाहता हो कि पुलिस उसे ढूंढ के मार दे। अब पुलिस के द्वारा पैब्लो का लोकेशन पता किया जाता है, जो मेडलिन के एक मिडिल क्लास रेसिडेंशियल एरिया का था। 1-2 मंजिले घर में पैब्लो अपने बॉडीगार्ड के साथ छिपा था। अब पुलिस उस एरिया को घेर लेती है। जब एस्कोबार और उसका बॉडीगार्ड रूफटॉप से एस्केप करने का कोशिश करते हैं तब गन फाइट में उन्हें मार दिया जाता है। हालांकि पैब्लो सुसाइड किया था या उसे फोर्सेस के द्वारा मारा गया था, यह अभी डिबेट है, लेकिन पैब्लो का फैमिली का कहना है कि वह सुसाइड किया था। पैब्लो को 3 गोलियां लगी थी, जिसमें 2 फोर्सेस के द्वारा मारी गई थी और तीसरी गोली पैब्लो को राइट कान के ऊपर लगी थी, जिससे उसकी जान गई थी। तो पैब्लो अक्सर अपने बेटे से कहा करता था कि पकड़े जाने से अच्छा सुसाइड कर लेना होता है, गोली को राइट कान के थोड़ा सा ऊपर मारना चाहिए। खैर कुछ भी हो, पैब्लो के मरने के बाद मेडलिन कार्टेल कोलैप्स कर जाती है। पैब्लो एस्कोबार के फ्यूनरल को 25,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा अटेंड किया जाता है। अधिकतर वह लोग थे जिसके लिए पैब्लो ने अच्छे काम किए थे। अपने पावर पीक में पैब्लो ने गरीबों के लिए चैरिटी के काम किए थे। उसने घर, स्कूल्स, फुटबॉल फील्ड्स, हॉस्पिटल बनवाए थे। इसलिए इनके लिए वह एक मसीहा की तरह था। तो क्या कुछ अच्छे कामों के लिए उसके द्वारा किए गए पाप धुल जाते हैं? नहीं, इसने 3000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और एक पापों का साम्राज्य बनाया था। उसने अपना ऐसा नाम बनाया था जो उसके मरने के बाद उसके फैमिली के लिए सिर दर्द बन गई थी। उसके फैमिली को अपना नाम चेंज करना पड़ा ताकि वह दूसरे देश में सेटल हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।